नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। एक्सपायरी का दिन बाजार ने शुरुआती कारोबारी सत्र में एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था और एक रिकवरी भी आई निफ्टी के अंदर, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ बाजार नीचे फिसला और इस समय 24,000 का स्तर भी निफ्टी ने तोड़ा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर आते हुए 24,022 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1% से ज़्यादा इस समय निफ्टी नीचे, 252 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। दो तीन तरह की अटकलें इस तेज़ गिरावट में देखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका जो है वो जो चीन से आ रही चिप्स हैं उस पर और ज़्यादा सैंक्शन लगा सकता है, उस पर नए सैंक्शन की तैयारी कर रहा है। दूसरा, इस तरह की भी अभी तक अफवाहें हैं, जब तक कोई कंफर्म नहीं होता, कि यूक्रेन के एनर्जी वहाँ पर जो उनका एनर्जी सेक्टर है उस पर हमले की तैयारी हो सकती है, वहाँ पर हमला हो सकता है। तो ये दो तीन तरह की अटकलें हैं बाज़ार में। अब थोड़ी देर में क्लैरिटी और आएगी कि आखिर में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी तक पॉजिटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती की वजह से 1535 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं। 1069 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है और आज की इस गिरावट का सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है तो वो देखने को मिल रहा है आईटी के अंदर। और इसी वजह से जो चिप वाली जो खबर निकल करके आ रही है, हालांकि खबर वो कंफर्म ही है, तो उसके चलते कहा जा रहा है कि शायद जो है ये निफ्टी में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही। 2.25% नीचे इस समय आईटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में? क्या फिर से एक नई गिरावट की शुरुआत तो हो सकती है? जिस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो यूक्रेन युद्ध को लेकर के हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो यूएस और चीन में ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से हो, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। आज के खास मेहमान को आपके सामने लेकर के आते हैं, रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी के पसंदीदा अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ऐसे दिन आप आए हैं कि बाजार में मुझे लग रहा था काफ़ी उत्साहजनक बात होगी आपके साथ, लेकिन बाजार ने काफ़ी तेज़ी के साथ गोता लगाया है। आपकी पहली टिप्पणी बाजार को लेकर के, और आपके पास भी किस तरह की खबरें अटकलें आ रही हैं इतनी तेज गिरावट के पीछे? विपुल जी, पहले तो गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को जो भी हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। सेकेंडली विपुल जी, एक ही चीज है जो मार्केट पे आज अफेक्ट कर रही है। पहली तो चीज डेफिनेटली यूक्रेन की जो न्यूज है वो एग्जैक्टली मार्केट जब 24,350 340 के आसपास था, जिसकी बात कर रहे थे कि जिसके ऊपर ब्रेकआउट आना था, उसी के आसपास वो न्यूज आई। उसका इम्पैक्ट ये रहा कि एक्सपायरी के दिन अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट डबल देखने को मिलता है। क्योंकि जो पोजीशंस होती है विपुल जी, आपको भी पता है, एफआईएस की पोजीशंस एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी की जो मंथली एक्सपायरी होती है उस पर ज्यादा होती है। इवन ट्रेडर्स पोल की पोजीशंस भी अब बुलिश बनी हुई थी, कल से भी बुलिश थी, आज सुबह भी बुलिश पोजीशंस बनी थी। तो जब भी रेजिस्टेंस के आसपास कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट जहां पे 10% होना था वो इम्पैक्ट 20% होता है। तो उसी का असर देखने को मिल रहा है विपुल जी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 24,350 अगर निकालेगा तो 24,500 तक मार्केट जाना चाहिए। अगेन 24,350 के लेवल पर जाकर आज का हाई 24,345 का बना, वहीं से अब 24,000 के आसपास आ चुका है। तो क्लियरली विपुल जी एक नेगेटिव न्यूज का जरूर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर 24,000 के नीचे हम टिकते हैं आज, जिसकी आशंका लग रही है, अभी भी हम 24,000 के आसपास ही चल रहे हैं, तो एक्सपायरी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। 30 40 50 पॉइंट और हम नीचे जा सकते हैं। तो क्लियरली दो चीजें आज इंपैक्ट कर रही है मार्केट को। मिड कैप स्मॉल कैप में वो गिरावट नहीं है अभी तक, हो सकता है 2 बजे बाद थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, पर फ्रंटलाइन जो इंडाइसिस है उस पर क्लियरली एक्सपायरी और यूक्रेन वाली न्यूज का इंपैक्ट पड़ रहा है। मुझे लग रहा है दोनों ही न्यूज एक्सपायरी के दिन आने की वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। असर तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से एक्सपायरी का दिन बड़ा दिन होता है और जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर बाजार वो रुकावट पार कर जाता उसके बाद से तेज़ शॉर्ट कवरिंग का असर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अब देखते हैं ये रिकवरी बाजार में आती है, कब तक आती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले हफ्ते अरुण जी यहाँ पर आए थे और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल करके बड़ा ही अच्छा लगता है हर बार। और जितने अच्छे वो एक्सपर्ट हैं उससे बेहतर इंसान भी हैं और इसी वजह से जो है लगातार हम लोगों की आत्मीयता बढ़ती जा रही है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और अलंकृता जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। अलंकृता जी कह रही है, नमस्कार विपुल सर, अरुण सर, गुड टू सी अरुण सर बैक टू हेलो मनी 9 आफ्टर सो लॉन्ग। बिल्कुल हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि अरुण जी का ये जो
प्रवास है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। इनका प्रश्न सर एनटीपीसी को लेकर के है, 436 पे ले रखे हैं, कह रहे हैं कि करंटली आई एम एट 17% लॉस, प्लीज़ एडवाइस शुड आई एग्जिट और एवरेज एट व्हाट प्राइस। या तो निकल जाना चाहती हैं या फिर एवरेज करना चाहती हैं, और एवरेज करें तो किस भाव पर करें। एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी का कल हमने देखा कि लिस्टिंग भी आती हुई एनटीपीसी ग्रीन की रही, और जो उम्मीदें थी उससे बेहतर जो है वो हमने देखा कि लिस्टिंग आती हुई दिखाई दी, 13-14% लोगों को मिल गए। आज भी जो है 363-365 के आसपास शेयर चल रहा है एनटीपीसी का। क्या सलाह रहेगी सर एनटीपीसी को लेकर के? अभी 17% के लॉस में है, क्या अभी बने रहें? विपुल जी, एक तो स्टॉक काफी बेहतरीन चुना है, नो डाउट ऊपर के लेवल से जरूर गिरा है स्टॉक। वो यूजुअली जो भी बड़ी गिरावट आती है निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी ब्रॉडर मार्केट से, तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो एनटीपीसी उसका शिकार जरूर हुआ है। पर एवरेजिंग लेवल्स के आसपास है, 350 370 इसी के बीच में स्टॉक चल रहा है। एनटीपीसी ग्रीन का एक बड़ा ट्रिगर था, पर चूंकि मार्केट में गिरावट आई, उसका कोई बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एनटीपीसी पे देखने को नहीं मिला है। पर मुझे लग रहा है एनटीपीसी अच्छे एवरेजिंग लेवल के आसपास है। थोड़ा बहुत अगर नीचे मिलता है 350 355 के आसपास जाके रिसेंट लो से, तो वहां पे डेफिनेटली एवरेजिंग करना चाहिए, ताकि आपका जो प्राइस है 400 410 के आसपास आ जाए। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है विपुल जी, और हो सकता है धीरे धीरे नेक्स्ट 2-3 महीने में ये स्टॉक वापस अपने जो रिसेंट पीक से वापस उसके पास जाता हुआ नजर आए, तो डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। डिप पे भी ऐड करें, 450 एक बेस्ट लेवल रहेगा एवरेजिंग। ठीक है, बिल्कुल अच्छे शेयरों में है मैम, अच्छे शेयरों से इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए, बाजार के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अच्छे शेयरों में बने रहिए, लंबी अवधि में आपको अच्छे पैसे भी बनेंगे, और जो प्राइसेस आपको बताए गए वहाँ पे आप एवरेजिंग भी कर सकती हैं। सोनी कुमारी जी का प्रश्न लेते हैं। करी नमस्कार विपुल सर जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? और अशोक लेलैंड के ऊपर इनका प्रश्न है, 174 पे ले रखा है इन्होंने, कह रहे हैं क्या कुछ प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना ही सही रहेगा? तो सबसे पहले तो अच्छी कंपनी में मैं सर ये भी है अशोक लेलैंड, आज 1% के आसपास की गिरावट है, 231 232 का भाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 174 पे ले रखा है, तो ठीक ठाक मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है। अब बाज़ार की वोलेटिलिटी को देखते हुए क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए अशोक लेलैंड में? विपुल जी, मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि स्टॉक में थोड़ी चाल भी अच्छी आ चुकी है और मार्केट के साथ गिरा भी नहीं है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्जिट करने के लिए और इसे स्टॉक्स में स्विच हो जाए जहाँ पे नीचे के लेवल्स पे आपको स्टॉक मिल रहा है, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहे। जैसे टाटा मोटर्स आपको 750 770 के बीच में मिल रहा है, 780 के आसपास अभी चल रहा है, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है करंट लेवल के आसपास। इवन अगर आप छोटे स्टॉक्स पे बात करते हैं, तो मदरसन सुमी मुझे लग रहा है अगर 150 के आसपास वो स्टॉक नीचे में मिलता है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। अशोक लेलैंड मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, पर अगर आपके पास 100 शेयर है फॉर एग्जांपल, तो आधा एग्जिट करके टाटा मोटर्स में थोड़ा बहुत अपने पोजीशंस को स्विच करें, ताकि दो स्टॉक अगर आपके ऑटो सेक्टर में रहेंगे तो वो ज्यादा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करके रहेगा। तो मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड में एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और टाटा मोटर्स के थोड़े शेयर बाय करके चल। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के भी थोड़े शेयर आप बाय करके चल सकते हैं। अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये प्रश्न अश्विनी बरूड़े जी का आया है, और अश्विनी जी कह रही हैं कि हेलो विपुल सर, मेरे पास इरिडा के 280 पे 400 शेयर इन्होंने लेकर रखे हैं, एवरेज अगर करना हो तो किस लेवल पे करें, आप बताएं प्लीज़। तो इरिडा पे काफ़ी टाइम बाद हम आज सवाल ले रहे हैं, हालांकि लगातार ये हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा है और रहता है, बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आते हैं। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर रहा था, पिटाई हुई है सर ठीक ठाक जो है इसकी, आज 3-3.5% ऊपर है, और 204 अब फिर से 200 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ, क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? 183 के ऊपर जब निकला तो बहुत लोग कह रहे थे कि उसके ऊपर जाए तो थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है, अभी आप कंफर्टेबल हैं? इनकी खरीद का भाव 280 के आसपास का है, तो यहाँ से भी काफ़ी दूरी है इनकी, आपकी सलाह क्या रहेगी अश्विनी जी को? स्टॉक बेहतरीन है, पर ये महीने में भी अगर आप देखें सिर्फ 2-2.5% ये स्टॉक गिरा है। अगर नवंबर महीने की बात करते हैं तो ज्यादा कोई मोमेंटम इस महीने में रहा नहीं है, पर जिस हिसाब से 180 से वापस 210 तक एक बार स्टॉक आया, तो मुझे लग रहा है एक एटलीस्ट 20% रिट्रेसमेंट इस मूव का होना चाहिए। 20% का मेरा मतलब है एटलीस्ट 10 रुपए नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 195 190 के बीच में मिलता है, तो वो एक अच्छे एवरेजिंग लेवल रहेंगे। क्योंकि यूजुअली फिबोनाची लेवल अगर फॉलो करते हैं एवरेजिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, तो एक मूव के बाद वापस 20% 25% स्टॉक नीचे आता है, तो 195 के आसपास अगर मिलता है तो अच्छे एवरेजिंग लेवल रहेंगे। मेरे ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है फिलहाल के लिए, 230 235 तक के टारगेट
मुझे लग रहा है अगर मार्केट में मोमेंटम वापस बनता है, जिसके चांसेस भी है, तो 230 235 तक स्टॉक जा सकता है। तो वहां पे आएगा तो एक बार अपनी जो एवरेजिंग पोजीशन है उसको एग्जिट करके चल सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो कॉस्ट है वो काफी नीचे आ सकता है। तो 195 200 के बीच में एवरेज करें और 230 235 तक के ही टारगेट रखें। 280 फिलहाल मुझे लग रहा है अभी गाड़ी दूर है, वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये रणनीति अपना है। इस बीच राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। राहुल जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अमृतसर से सर। जी राहुल जी। मैं आज कब से नंबर ट्राई कर रहा था, काफी दिनों से नंबर लग ही नहीं रहा था, लगा आज बात हो जाए मेरी। नहीं नहीं, आज बात हो गई सर आपसे, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? अमृतसर से सर। अमृतसर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा दो सवाल है। जी। अरेडा पर और IFCI पर। अरेडा मैंने 220 पर लिए हुए हैं मैंने। 220 पर एरेडा, अभी इसी पर बात हो रही थी। चलिए, ये भी एक सहयोग है कि इसी समय आप आ गए। और IFCI किस भाव पे लिया हुआ है? IFCI मैंने 77 पर लिए हुए हैं मैंने। IFCI 77 पे लिया हुआ है। और IFCI में कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैंने तो काफी समय से होल्ड कर रखा हुआ, कम से कम मिनिमम मेरे से 7 महीने हो चुके होंगे मेरे को। 6-7 महीने से होल्ड कर रहे हैं। चलिए, बात बिल्कुल आपकी सही है। और पहले तो इरेडा पर सर इनकी खरीद थोड़ी नीचे की है। जो लोग 170 से लेकर के 200 सवा 200 के बीच में जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनके लिए भी क्या इरेडा पे सेम सलाह रहेगी? उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका सर? विपुल जी, अगेन सेल चला रहेगी। 220 230 जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। 230 2 से 235 अगर आप बात करें तो रिसेंट टॉप्स भी है, उसी के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक अटक सकता है। अभी 205 के आसपास है, 210 के हाई आज भी देखने को मिले। इनकी बाई प्राइस 220 है, 220 230 इसी के बीच में मुझे लग रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिन्होंने भी नीचे बाई किया है या जिनकी बाई 180 90 के आसपास है, 220 से 230 के बीच में एग्जिट करना चाहिए। एक बार का प्रॉफिट जरूर बांधना चाहिए। वहां से स्टॉक हो सकता है वापस नीचे के लेवल्स रिट्रेस करता हुआ नजर आ सकता है। इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है 220 के ऊपर एक बार स्टॉक जाना चाहिए। जिस हिसाब से 2 दिन से वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छे एग्जिट जोन्स रहेंगे। और जो भी ट्रेडर्स नीचे के लेवल पे लिए रखे हैं, जिनकी पोजीशन 220 से 240 के बीच में है, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार का उनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है स्टॉक एक बार अटकता हुआ नजर। ठीक। आज रेडा पे सवालों की बहार है। एक 1v4 गेमिंग के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, 40 रुपये उन्होंने मनी9 को भेजे हैं। कह रहे हैं 2-3 साल के लिए इरेडा लूँ या फिर अदानी पावर। इन दो में से अगर चुनना हो तो क्या अदानी पावर को चुना जाए या फिर इरेडा को? आप किसको चुनना पसंद करेंगे सर? विपुल जी, अडानी पावर वैसे स्टॉक अच्छा है, पर नो डाउट ग्रुप के ऊपर जो भी एलिगेशन या जो भी बातें चल रही है, इसी वजह से प्रेशर कभी भी आ सकता है और कभी भी बड़े वोलेटाइल मूव आ सकते हैं। फंडामेंटली अगर देखें तो इरेडा ज्यादा बेटर है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। वैल्यूएशन की हमेशा बात होती है कि स्ट्रेच हो सकते हैं, पर इरेडा काफी अच्छा कर सकता है। इवन अडानी एनटीपीसी ग्रीन जो रिसेंट लिस्टेड है, अब इसमें भी एक मुझे लग रहा है करेक्शन ड्यू है, वापस आ सकता है। उस करेक्शन में उस स्टॉक को भी आप मान के चल सकते हैं कि वो भी एक लेने लायक स्टॉक है। पर अडानी पावर और इरेडा की बात करते हैं तो इरेडा मुझे लग रहा है एक बेटर विकल्प है। 195 190 के बीच में मिलता है तो अच्छे एंट्री जोन है। चलिए, तो इरेडा अगर आपको मिलता है तो अदानी पावर से बेटर बेट है, बहुत विवादों से दूर है। वैल्यूएशन को लेकर के जरूर थोड़ा सा बीच बीच में चर्चाएं इसकी होती रहती हैं, लेकिन अगर अर्निंग इसी तरीके से रही तो फिर वो भी दिक्कत जो है दूर जाएगी। तो 2-3 साल का आपका नजरिया है, इरेडा पे निवेश करने की सलाह है। IFCI को लेकर के इनका एक सवाल था सर, जो अभी हमने अपना वो सवाल पूछे थे हमारे दर्शक राहुल। उसमें क्या करें सर? यहाँ पर कुछ दिन पहले ही खबर आई कि ग्रुप कंपनीज के मर्जर को लेकर के मंजूरी आ गई है। आप कैसे देख रहे हैं IFCI को? 6-7 महीना हो गया इनको होल्ड करते हुए। होल्ड करें, निकल जाएं? IFCI को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, अगेन कल परसों में एक न्यूज आई थी, आई डोंट नो कितना कंफर्म न्यूज है, पर वो IFCI का लेंडिंग बिजनेस हटाने के, वो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कंपनी गवर्नमेंट उसको बनाना चाहती है। आई डोंट नो कितनी कंफर्मेशन है पर न्यूज की, पर टेक्निकली जरूर राय दे पाऊंगा। 70 से 75 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक हो सकता है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है तो एक बार स्टॉक ऊपर में 70-75 तक जा सकता है। डिटेल स्टॉक की स्टडी नहीं है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है एक बाउंस ड्यू है। नो डाउट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ज्यादा कुछ बड़ी चाल बननी चाहिए। अभी तक कोई फंडामेंटल्स में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है, पर टेक्निकली अभी तक गिरा नहीं है कोई भी न्यूज के बदौलत। इसलिए मुझे लग रहा है 70-75 के बीच में एक अच्छा एग्जिट ले सकते हैं। वहां पे मुझे लग रहा है स्टॉक में वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक। MJ व्लॉग्स जी हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, कह रहे हैं सर मैं रोज़ आपको बहुत परेशान करता हूं पर बहुत कन्फ्यूज़न होती है। सर बस आज इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी
कि मेरी बच्ची की शादी के लिए कोई ऐसे स्टॉक्स बता दो जो कि अभी मिड रेंज में हो और 7-8 साल में अच्छा रिटर्न दे दें। सर, रेगुलर दर्शक हैं हमारे और बिटिया की शादी के लिए 7-8 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तो लार्ज कैप में जाना चाहिए या मिड कैप में? कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं? 2-3 शेयर कुछ ऐसे होंगे जो इनको पोर्टफोलियो बनाने में बिटिया की शादी के लिए मदद कर सकें, अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो। विपुल जी, एक तो पता नहीं कितना साल इनके पास है अभी शादी के लिए, जो भी चीज के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस ये 7-8 लेना साल चाहते के हैं। लिए बोला है, तो अब हम मान के चलते हैं 7-8 साल होंगे जी। देखिए, अगर 7-8 साल में रखना है तो मुझे लग रहा है डिविडेंड ईल्ड वाले स्टॉक रखना चाहिए और थोड़े ग्रोथ वाले स्टॉक रखना चाहिए। तो कोल इंडिया, आईओसी तो डेफिनेटली इनको रखना ही चाहिए, क्योंकि इनके पास इनका पैसा जो है वो एक गोल के लिए सेव करना चाहते हैं। तो कोल इंडिया, आईओसी तो डेफिनेटली रखे। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को भी ऐड करके चल सकते हैं। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ दोनों स्टॉक्स को रखें, वहां से एक अच्छा रिटर्न मुझे लग रहा है देखने को मिल सकता है। तो आईओसी, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये चारों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एटलीस्ट 8 से 10 साल का व्यू है, तो मुझे लग रहा है अच्छा पैसा इनमें बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, ये जो 3-4 नाम आपको बताए गए हैं, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब पे आपको ध्यान रखना होगा सर, और अच्छे डिविडेंड भी मिलेंगे आपको और अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। और चूंकि बिटिया की शादी का मामला है तो किसी भी इस तरह के शेयरों में ना लगाएं, किसी से पूछ पाछ के, जो आजकल टेलीग्राम में चलता है, तो वैसे पैसे जो है मत लगाएं, क्योंकि ये आपको सुरक्षित निवेश के लिए ये शेयर बताए गए हैं। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजीव कोहली जी हमारे साथ हैं। कोहली साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, गुड़गांव से बोल रहा हूँ सर। काफी टाइम से पहले तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया करते थे, अब तो काफी टाइम से देते ही नहीं मेरे क्वेश्चन का जवाब। माफ़ी कर दीजिए सर, माफ़ी दे दीजिए, काफ़ी सारे सवाल रहते हैं तो हो सकता है मिस हो गया हो आपका सवाल, तो इसके लिए मेरा जी सवाल आता ही नहीं सर इस पे, स्क्रीन पे। जी। तो और बताइए सर, कैसे हैं आप? अभी तो पॉल्यूशन से निजात मिल गई थोड़ी बहुत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जी जी जी, बताइए सर, क्या सवाल है? सर, मेरे पास इंडसइंड बैंक के 10 शेयर हैं, मैंने 1350 से एवरेज कर रखे हैं। इंडसइंड बैंक के आपके पास शेयर हैं 10 शेयर, 1350? हाँ जी, एवरेज से सर। कब तक का होल्ड कर सकते हैं सर? सर 3-4-5 साल कर सकता हूँ सर। 3-4-5 साल होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, अच्छी बात है आपका। सर, इंडसइंड बैंक को लेकर के इनके मन में दुविधा है। 1350 पे लिए हुए हैं, अभी 1000 के आसपास चल रहा है, 996 997 के आसपास, आज आधे % के आसपास की गिरावट है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या अभी होल्ड करके रखें 2-3 साल के लिहाज से, या स्विच कर जाएं किसी दूसरे बैंक पे? विपुल जी, एक तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ चुकी है। दो रीजन है। एक तो रिजल्ट्स काफी खराब आए थे, सेकंड मार्केट सेंटीमेंट भी इतना खराब था कि उसी दिन स्टॉक के 20-25% गिरा था, मुझे याद है, क्योंकि एग्जैक्टली रिजल्ट के साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी खराब थे। रिजल्ट के एकदम आप कह सकते हैं डिजास्टर रिजल्ट्स देखने को मिले, और स्टॉक अब 1000 के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है। एक ही चीज ये कर सकते हैं, इनके पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 10 रुपए की 10 शेयर इनके पास है, तो आने वाला एक क्वार्टर का रिजल्ट पे जरूर ध्यान दें। अगर वो रिजल्ट बेटर आता है तो हो सकता है स्टॉक में बाउंस आता हुआ नजर आए, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं कि कोई बड़ा बाउंस स्टॉक में देखने को मिलेगा। वापस 1300 तक के लेवल्स आना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आने वाला एक क्वार्टर का रिजल्ट देख ले, रिजल्ट अच्छा आता है तो होल्ड करें, वरना वापस स्टॉक को रिव्यू करेंगे। फिलहाल टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही वीक नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है स्टॉक आपको 920 930 तक भी जाता हुआ नजर आए, पर इस लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि वन टाइम रिजल्ट खराब आया। अगर नेक्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट खराब आता है, देन आपको डेफिनेटली स्टॉक से स्विच करना चाहिए। ठीक, इस बीच गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब 1.25% नीचे निफ्टी 23,977 का लेवल देखने को मिल रहा है, 23,964, ये अब से थोड़ी देर पहले नया लो बना है इंट्राडे लेवल पे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अब थोड़ा थोड़ा करके बीएस की तरफ हो रहा है, लेकिन अभी भी बुल्स हावी हैं। 1420 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के चल रहे हैं, 1274 शेयरों में गिरावट है। तो लगातार सवालों के उत्तर देने की कोशिश हम कर रहे हैं, बीच बीच में बाजार पे भी नज़रें हमारी रहेंगी। अभी इंडसइंड बैंक पे बात हुई, सौरभ जी पीएनबी के बारे में जानना चाह रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए? सर, पीएसयू बैंक्स पे आपकी टिप्पणी, क्या होना चाहिए नज़रिया? अभी हम बजिंग में भी थोड़ा इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पीएनबी पे क्या करना चाहिए सर? एसबीआई, पीएनबी जैसे शेयरों पर क्या रणनीति होगी? जी, मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स अच्छा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अडानी की न्यूज के बाद बड़ा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि उनका एक्सपोजर थोड़ा अडानी ग्रुप में है। अगेन ऐसा भी कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है कि आपका इंडेक्स 7 से 8% नीचे आ जाए, तो पैनिक रिएक्शन जरूर था। पर पीएनबी मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मर रह सकता है इन केस ऑफ एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक से कंपेयर करते हैं।
पर इन्होंने अगर ले रखा है, अगर या लेना है, तो मुझे लग रहा है एक 95 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक का। 95 से 100 के बीच में मुझे लग रहा है वो अच्छे जोन्स है वापस बाई करने के लिए। हो सकता है आने वाले दिन में वो लेवल्स आपको आते हुए भी नजर आए। टारगेट के तौर पर मुझे लग रहा है 135 से 140 तक इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत सेंटीमेंट और सुधरता है तो ये स्टॉक भी अच्छा कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक को अगर आपने ले रखा है तो होल्ड करें, अगर बाई करना है तो 100 के नीचे मिलता है तो बाई करें। 130 से 135 के बीच में इनके टारगेट्स। ठीक है, चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई, लेकिन इस बीच करीब करीब 1100 दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में आप सभी दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए। और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मोबाइल पर जाकर के इसके लिंक को, आज के जो यूट्यूब का लिंक है उसको कॉपी कीजिए, और अपने स्टेटस पे अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, ऑफिस में आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि मनी9 का परिवार ऐसे ही जो है वो बढ़ता रहे, और जो मिस इन्फॉर्मेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल रही है उससे लोग बच सकें, ख़ासतौर से इस तरह की गिरावट के मौके पर। आपका भी जो प्रश्न है आप भेजते रहिए, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल इस कार्यक्रम में हम करें। रिटेल गेमिंग के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और एनबीसीसी पर सवाल है सर। 1000 शेयर इनके पास हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि हमने रखे हुए हैं, 99 की कह रहे हैं कि ख़रीद है इनकी, और अभी ये बने रहना चाहते हैं। अभी क्या करना चाहिए? अगर आज हम देखें, आज इस पर कुछ खबर भी देखने को मिल रही थी, 4.25% ऊपर है एनबीसीसी का शेयर, 9900 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हाँ, इन्होंने हुडको के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, वो करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का ये एमओयू जो है वो एनबीसीसी ने साइन किया हुआ है। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? आज मोमेंटम में बनता हुआ शेयर ये दिखाई दे रहा है, होल्ड करना चाहिए, निकलना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? ट्रिपल जी वैसे इनकी बाइंग प्राइस के आसपास है, और 99 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस जरूर आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि पीएसयूज में अब वापस थोड़ा फ्लेवर देखने को मिल रहा है। हुडको के साथ ये ऑलमोस्ट 10 एकड़ एक लैंड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसी की न्यूज के से आज मोमेंटम में भी है। तो 110 तक मुझे लग रहा है हो सकता है बाउंस आता हुआ नजर है। 110 115 उसके ऊपर मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आता। कोई बड़ी पोजीशंस लेने की भी सलाह नहीं है, क्योंकि एनबीसीसी पे मेरा व्यू इतना बुलिश नहीं है जिसे दूसरे पीएसयू स्टॉक्स में हो सकता है। तो 110 के आसपास भी अगर आप ऊपर में प्राइस आता है तो आप एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर इसी स्पेस पे रहना है तो हुडको, जैसे कि इन्होंने टाइप भी किया है, तो हुडको एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ऑलमोस्ट 300 के आसपास से स्टॉक अब 230 225 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हुडको मुझे लग रहा है बेहतर विकल्प रहेगा इस स्पेस में। 110 के आसपास भी स्टॉक आता है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकलें। ये सर, हुडको का आपने जिक्र किया, 232 के भाव पर शकीम अजमल साहब ने ले लिया है इसको, आज ही खरीदा है कह रहे हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने हुडको का? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो पहला टारगेट 245 है, और बड़ा टारगेट 262 तक मुझे लग रहा है। अगर मोमेंटम बनता है स्टॉक में, जिसके चांसेस मुझे लग रहा है बनना चाहिए, तो 244 245 का पहला टारगेट रहेगा। इन्होंने 232 के आसपास खरीदा है, इवन आज का आई भी 240 के आसपास ही है। तो 245 246 के टारगेट रखे, पहला टारगेट वहां पे आता तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है। तो 221 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टेक्निकली अच्छा है, मुझे लग रहा है कि रिवर्सल के साथ ऊपर जाने के चांसेस स्टॉक में लग रहे हैं। ठीक। सर, पिछले हफ्ते आप थे नहीं तो आपके साथ चर्चा नहीं हो पाई। अदानी पर जो घटनाक्रम रहा, अब 2 दिन से तो काफ़ी शानदार रिकवरी है, सफाई भी आ गई है कंपनी की तरफ से, और हम चाहेंगे कि अदानी से जुड़ी हुई अगर कुछ खबरें हों या फिर उनके शेयर प्राइसेस को ज़रा स्क्रीन पर आप लोग दिखाते रहें, हमारी पीसीआर की टीम। तो उस पर अब क्या करना चाहिए? अदानी पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब हमने आपके साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, और अब एक और जो है अमेरिका से खबर आई, उस पर हालांकि कंपनी की तरफ से जो सफाई पेश की गई उसमें कहा गया कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं कि फ्रेम में जो है वो कहीं पर गौतम अडानी या बाकी जो डायरेक्टर्स हैं वो नहीं है। अब क्या करना चाहिए? रिकवरी काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, अदानी इंटरप्राइजेज हो, अदानी पावर हो, कल भी काफ़ी शानदार मूव रहा, आज भी काफ़ी तेज़ है। अभी क्या करना चाहिए? अगर अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, इन 3 की खास तौर से बात करें तो, और अदानी ग्रीन। विपुल जी, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर ऊपर आता है तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिट करने के लिए स्टॉक्स जो भी अटके हैं, स्पेसिफिकली अडानी टोटल, अडानी ग्रीन, एडब्ल्यूएल, अडानी इंटरप्राइजेस, इवन अडानी पावर भी अगर ऊपर में मिलता है तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी एक बार निकलने के लिए। क्योंकि जब तक न्यूज फ्लो रहेगा स्टॉक में, ज्यादा आपको बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। फंड्स की तरफ भी हो सकता है आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट स्टॉक्स में ना रहे। अडानी पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा एक बेहतर विकल्प है।
अगर किसी को रिस्क लेना है या बॉटम फिशिंग इस ग्रुप में करनी है तो एसीसी, अंबुजा या अडानी पोर्ट्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। थोड़ा फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। पर जहां तक अडानी एंटरप्राइजेस, एडब्ल्यूएल, अडानी गैस, इवन अडानी ग्रीन की बात है, अगर ऐसे न्यूज फ्लो एक दो पॉजिटिव आ जाते हैं, अगर राइज मिलता है स्टॉक्स में, तो जो भी स्टॉक्स में अटके हैं ऊपर के लेवल्स पे, एटलीस्ट उनको एग्जिट मिल सकता है। तो एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की। तो आपके लिए अदानी की जो बाकी समूह की जो बाकी कंपनियां हैं, अदानी ग्रीन, एडब्ल्यूएल, बाकी जो कंपनियां हैं, उन सब में अगर तेज़ी आती है या तो तेज़ी बनी हुई है, उसमें एग्जिट की अपॉर्चुनिटी आप तलाशिए। अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये वो शेयर हैं जो कि अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। यही कहा सर, आपकी बातों का निचोड़ यही है? एब्सोल्युटली विपुल जी। यूजुअली क्या होता है, ये चीज मैं कुछ ट्रैवलिंग भी कर रहा था काफी दिनों से, तो अडानी पे काफी क्वेरीज भी आई थी। और अडानी की न्यूज, जैसे मैं वापस ऑफिस पहुंचा तो अडानी की न्यूज भी आ चुकी थी। अडानी में एक ही दिक्कत है, न्यूज फ्लो का दिक्कत है। बिजनेसेस काफी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिजनेसेस में, पर स्टॉक मार्केट जो है वो न्यूज फ्लो पे काफी पनिश करता है स्टॉक्स को, और धीरे धीरे वो चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी नजर आती है। इसलिए अगर ग्रुप में चुनना है या किसी को बॉटम फिशिंग करना है, क्योंकि काफी लोगों को अडानी में इंटरेस्ट रहता भी है, नो डाउट ग्रुप ने काफी अच्छा किया है। और इंडिया की अगर ग्रोथ स्टोरी में बात करें तो ग्रुप का बड़ा हाथ भी है, नो डाउट। रिसेंट एलिगेशंस कितने सच है झूठ है ये अगेन इन्वेस्टिगेशन की बात है, पर स्टॉक्स को डेफिनेटली पनिश करते हैं फंड्स, इवन जो ट्रेडर्स होते हैं। पर मुझे लग रहा है अगर इसी ग्रुप में रहना है तो अंबुजा सीमेंट, एसीसी एक अच्छा बिजनेस है, अडानी पोर्ट्स एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अडानी पोर्ट के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बॉटम फिशिंग करके किसी को रिस्क लेना है, तीनों स्टॉक में करना चाहिए जैसा कि आपने कहा। और बाकी स्टॉक्स में अगर कोई अटका है और नीचे के लेवल्स पर भी अगर किसी ने बाई किया है या फिर ऊपर के लेवल्स पर भी किसी ने बाई कर रखा है, तो ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर स्टॉक्स ऊपर आते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय बाकी सभी स्टॉक्स में नहीं। जी, तो ये रहा है फिलहाल अदानी समूह को लेकर के निकल करके आती हुई। काफ़ी सारे जो सवाल थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तर मिल गए होंगे। तो 2-3 सवाल आए हुए थे अदानी समूह की अलग अलग कंपनियों को लेकर के, तो हमने सोचा एक ही बार में इसको तमाम कंपनियों पे बातचीत कर ली जाए। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। आशीष जी हैं। आशीष जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार आशीष जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, हम चंपारण बिहार से बोल रहे हैं। चंपारण बिहार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं। और आजकल तो पूरे एनसीआर में हो या फिर कहीं भी आप चले जाइए तो कोई भी रेस्टोरेंट है, वहाँ हम देखते हैं चंपारण के विधि से जो है नॉनवेज बनाने की विधियाँ हर जगह पोस्टर लगे रहते हैं। तो चंपारण जब भी आना होगा तो फिर एक बार देखेंगे कि आखिर में ऐसा क्या है चंपारण के अंदर कि मतलब जो है इस तरीके से हर जगह आप जहाँ जाइए चंपारण ही चंपारण फैला हुआ है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न मेरा है सुजलोन के ऊपर और एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सुजलॉन पे क्या प्रश्न है सर आपका? सुजलोन में मेरे पास सर 500 शेयर है 70 के भाव से। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीने। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। ये शेयर 86 तक गया, 86 से 75, 75 के बाद फिर डुबकी नीचे लगाई, उसके बाद से अब 64-65 के पास आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक दो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं जो इस पर 71-68 तक के टारगेट दे रहे हैं। अब आपकी खरीद उसी के इर्द गिर्द के भाव पर है। सर ये दोबारा अपना 52 वीक हाई कब छुएगा सर? कैसे देख रहे हैं आप सुजलॉन एनर्जी को इस समय? क्या भविष्य लग रहा है? क्या अभी 6-7 महीने का इनका नज़रिया है? और जिन लोगों ने थोड़ा ऊपर भी लिया हो उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी सुजलॉन को लेकर के? अगेन विपुल जी, यूजुअली ये स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, चाहे वो बुलिश या बेरिश साइड हो, पर क्योंकि क्वेरीज काफी ज्यादा आती है, टेक्निकल राय जरूर है। नीचे में अच्छी डिप 50-52 के आसपास मिली। अगर ये स्टॉक 70 के आसपास, 68 के आसपास जाता हुआ नजर आया, 64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर ये स्टॉक टेक्निकली अभी अच्छा है, 60 रुपए का एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ऊपर में 70 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इनकी बाइंग के आसपास ही रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है बाउंस देखने को मिल सकता है अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी 300-400 पॉइंट की रैली दिखाता है किसी भी वजह से, तो 68-70 तक एक बार स्टॉक जा सकता है। तो 70-72 के टारगेट रहेंगे और 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि अगेन मिड कैप वाला स्टॉक है और काफी हेवीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिटेल कैटेगरी में भी काफी लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर है। तो 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 70-72 इनके बाई प्राइस तक एक बार स्टॉक आ सकता है। 70-72 तक आ सकता है, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। इस बीच NHPC पर भी आपकी चूँकि पावर पे सुजलॉन पे बात हो गई, तो एक NHPC बहुत परेशान कर रहा है। बड़ा लंबा समय हो गया सर इस पर डिस्कशन करते हुए आपके साथ,
लेकिन उस समय ये 90 से 100 के बीच में परेशान कर रहा था। अब जो है 90 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बात को लेकर के लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी एनएचपीसी, क्या एक बार के लिए लोग थक करके निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया इसको कंसोलिडेशन में और उसके बाद पिटाई भी हो गई है। विपुल जी, वैसे तो 90 93 के आसपास ही एग्जिट की राय काफी बार दी है, क्योंकि 93 94 के आसपास आपके साथ भी जब भी बात होती थी उसी का स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करने के लिए कहते थे। और जैसे ही 93 92 के लेवल्स टूटे, ये स्टॉक आपको वन साइड नीचे जाता हुआ नजर आया। अगेन 76 77 तक मेरे ख्याल से स्टॉक गया था, अब 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो अगेन जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है 90 से 92 के आसपास। वो लेवल्स मुझे नहीं लग रहा इजीली निकलते हुए नजर आएंगे आपको शॉर्ट टर्म में। जैसे ही अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है तो हो सकता है 90 94 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आए। वहां पे जाता तो एक बार का एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 94 के आसपास मुझे लग रहा है बड़ा रेजिस्टेंस है और उसी के आसपास से गिरावट भी देखने को मिली। नीचे में सपोर्ट 78 से 79 के आसपास है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं। और 94 तक के टारगेट्स अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो 90 से 94 के बीच में एक बार की पोजीशंस को हल्का करेंगे। ठीक, अनवर शेख साहब का सवाल आया है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के, 65 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं और नज़रिया 5-6 साल का है। यहाँ पर भी सर ये शेयर भी चलने को राजी नहीं है लंबे समय से, और बीच में जो नतीजे आए उन्होंने भी थोड़ी सी निराशा और भर दी। तो अभी क्या करना चाहिए आईआरबी इंफ्रा को लेकर के? अभी अगर हम देखें 53-54 के आसपास चल रहा है, आज 2% ऊपर ज़रूर है, इनकी खरीद से 10-12 रुपये नीचे है। क्या सलाह रहेगी आपकी आईआरबी इंफ्रा को लेकर के? अगेन विपुल जी, आई डोंट नो, मैं काफी लोग इस स्टॉक पे बुलिश है। एनालिस्ट कम्युनिटी की भी बात करें तो काफी लोगों ने स्टॉक पे बुलिश व्यू दिया है। मैं यूजुअली स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ता भी रहता हूँ, पर इस स्टॉक पे मेरा कभी बुलिश व्यू आया नहीं है और कभी मैंने बुलिश व्यू रखा भी नहीं है। नो डाउट स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम नीचे के लेवल से दिखाया है। अगर आप रिसेंटली बात करें तो ऑलमोस्ट 47 तक से लेवल से 53 तक स्टॉक आ चुका है, पर 70-72 से कंटिन्यूस स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कोई बुलिश राय तो नहीं है, पर चूंकि अब महाराष्ट्र के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, इनका कारोबार ज्यादा महाराष्ट्र में भी है और वहां पे ग्रोथ अगर ट्रेजेक्टरी बढ़ती है तो हो सकता है स्टॉक को भी थोड़ा आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 58 से 60 के बीच में, तो जिनकी पोजीशंस अटकी है उस 58 से 60 के बीच में अगर स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार का एग्जिट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में कोई, तो 49 के आसपास लगा के चलिए। 49 का स्टॉप लॉस लगा के चले हैं। ईश्वरन देओल साहब का सवाल आया है। देओल साहब कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर। नमस्कार, सत श्री अकाल ईश्वरन साहब। आपको कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल पर इनका प्रश्न है और गेल के ऊपर। जियो फाइनेंशियल इन्होंने ले रखे हैं 332 के भाव पर 700 शेयर, और गेल इनके पास है 223 रुपये के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता देना चाहिए था साथ में कि आखिर में आपका नज़रिया क्या है। खैर, तब भी एक जनरल व्यू लेते हैं। 326 327 के आसपास अभी शेयर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 332 पे लिए 2-4 रुपये के नुकसान पे, ज़्यादा नुकसान आपको यहाँ पर नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है। और गेल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और गेल अभी चल रहा है सर वो करीब 196 197 के भाव पर, और इन्होंने 223 पे ले रखे हैं। यहाँ पे 23-24 रुपये का नुकसान है। बहुत सारे लोग गेल पे बुलिश हैं। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो सर, तो आपकी सर प्रतिक्रिया गेल को लेकर के क्या होगी? और दूसरा, जियो फाइनेंशियल धीरे धीरे करके इनके जो तमाम कामकाज हैं उसके बारे में जानकारी मिल रही है, बहुत जगहों पे टाई अप हो रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी इन दोनों शेयरों पर? विपुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए तो जियो फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली अभी भी वैल्यूएशंस तगड़े हो चुके हैं, कह सकते हैं थोड़े ओवर वैल्यूड जरूर है। कीपिंग इन द माइंड अभी तक बिजनेस की क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है, तो वैसे भी रिलायंस का नाम आ जाता है तो वैल्यूएशंस तो आपको महंगे मिलेंगे ही। इनके बाई प्राइस के आसपास ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है अगर जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी स्टॉक में री रेटिंग देखने को मिलेगी, तो जियो फाइनेंस में डेफिनेटली होल्ड करें। गेल वैसे तो एवरेजिंग लेवल के आसपास है, पर विपुल जी जब भी एवरेज करे, जब कोई नया ट्रिगर स्टॉक में आए, स्टॉक बेहतर चुना है, थोड़ा बहुत हायर लेवल्स के आसपास है। नो डाउट 220 230 के आसपास भी स्टॉक बेहतर था, अभी भी स्टॉक बेहतर है, पर एवरेजिंग की सलाह अभी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ट्रिगर चार्ट पे ना आ जाए या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए, जैसे कि रिजल्ट्स हो या कोई भी पॉजिटिव न्यूज हो, जब तक एवरेज ना करे, जो क्वांटिटी है उसको होल्ड करके चल सकते हैं। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा तो डेफिनेटली वहां पे एवरेजिंग की सलाह भी स्टॉक में मिलेगी। ठीक सर, चलिए इस बीच स्वाति जी से बातचीत कर लेते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते स्वाति जी, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? जी सर, मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। गुड़गांव से बोल रही हैं?
नहीं, जालंधर पंजाब। जालंधर पंजाब से बोल रहे हैं। चलिए, वो थोड़ी सी सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मुझे लगता है आवाज़ कट रही थी थोड़ी सी। जी मैम बताइए, मैम कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम आपको, और क्या प्रश्न है आपका? सर काफी बेहतरीन है आपके प्रोग्राम। मेरा सवाल था मुक्का प्रोटीन से है, मैंने 37 पे ले रखा है। किस भाव पे ले रखा है मैम? 37 पे। 37 पे ले रखा है, अच्छा ठीक है। और कितने समय तक आप होल्ड कर सकती हैं? और पावर ग्रिड में फ्रेश एंड बिल्कुल वो भी दिखा दें। आप मक्का प्रोटीन कब तक होल्ड कर सकती हैं मैम? 5-7 महीने। 5-7 महीने, ठीक है। 3-4 रुपए बन रहे हैं आपके, ये अच्छी बात है। काफ़ी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं मुक्का प्रोटीन को लेकर के। सवाल काफ़ी आते रहते हैं हमारे पास। मुक्का प्रोटीन सर 37 पे लिए हुए हैं, 41 के भाव देखने को मिल रहा है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? अब हालांकि ये होल्ड कर सकती हैं अभी 5-7 महीने, तो क्या होल्ड करें या फिर निकल जाए एक बार के लिए? 3-4 रुपये बन रहे हैं तो विपुल जी, इनके बाई प्राइस काफी ठीक ठाक है, 37 क्योंकि उसी का काफी ठीक ठाक बाई प्राइस नजर आ रहा है। 37 के आसपास है, और 37 से ही 36 से 37 से ही इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अगेन स्टॉक ऊपर में 54-55 तक गया। अब स्टॉक वापस 37 का लो लगाने के बाद 41 के आसपास है। तो अगर इनका व्यू थोड़ा बहुत भी 3 से 6 महीने का है तो होल्ड करें, अपने कॉस्ट के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगा के चले, क्योंकि स्टॉक मिड कैप में है और आप कह सकते हैं फिशरी या फिश ऑयल के सेगमेंट में है, तो वहां पे काफी न्यूज फ्लो भी आते रहता है। तो अपने कॉस्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। मुझे लग रहा है टेक्निकली 47 तक एक टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट में जैसी रिकवरी आती है तो 47 तक स्टॉक जा सकता है, वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकले। ठीक। ये राय आपके लिए यहाँ पर स्वाति जी निकल के आई है। और इस बीच सुनील बिष्ट जी का सवाल ले लेते हैं। बिष्ट साहब कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल जी और अरुण जी, मैं मुंबई से हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं BL पे मेरा सवाल है। कह रहे हैं कि कौन से प्राइस पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन्होंने 250 के भाव पर 50 शेयर लिए हुए हैं। बहुत लंबे समय बाद ये इस तरह का सवाल आया है कि कब हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए डिफेंस शेयरों पे, वरना लोग फंसे ही हुए थे। तो अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी आई है डिफेंस शेयरों में, उसमें जो है अब बहुत लोग जो है अब एग्जिट के मोड में आ रहे हैं। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 250 के भाव पे, और अभी जो है 300 के ऊपर की 300 के ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव खबरें रहीं, और डिफेंस शेयरों में पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला है। पहले BL के साथ शुरुआत करते हैं सर, उसके बाद से बाकी 1-2 डिफेंस शेयरों पे बात करेंगे। अभी क्या करना चाहिए? जो लोग जिनकी खरीद से ऊपर का भाव आ गया, क्या एग्जिट करें या वेट करना चाहिए अभी? विपुल जी, अगर आपको याद होगा तो 3 स्टॉक कंटिन्यूअसली मैं कह रहा था कि BL, HAL, मैस्डॉक, ये तीनों स्टॉक ही अच्छा करेंगे, और तीनों स्टॉक में मोमेंटम भी अच्छा बना। और रिसेंटली JP मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद तो और ही फास्ट मोमेंटम देखने को मिला है। इनके व्यू के ऊपर डिपेंड है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 305 से 320 ये एक रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे स्टॉक डेफिनेटली अटक सकता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि 305 320 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है शॉर्ट टर्म की। अगर किसी की बात करते हैं तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म लिया है 50 शेयर मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। वापस नीचे के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो BL में मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर किसी की होल्डिंग है, अगर कोई 1-1.5 साल का भी व्यू रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गई BL को लेकर के। लेकिन सर बहुत सारे डिफेंस कंपनियां हैं, कुछ एक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। BDL पे जरा आज राय दीजिए। पहले तो BDL 4.25% ऊपर 1163 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर 24% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। जिनके पास हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी भी मिस कर रहे हैं ख़रीदने को, वो क्या अभी करंट लेवल पे ख़रीदारी कर सकते हैं क्या, और क्या यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है? विपुल जी, आपने सही कहा, ब्रेकआउट की स्थिति कंफर्म भी हो चुकी है, जो कि अगर इसका क्लोज अगर आज हो जाता है 1100 के ऊपर, जो कि 1160 के आसपास चल रहा है, अगर आज और एक क्लोज हो जाता है तो वीकली क्लोज के भी चांसेस 1100 के ऊपर है, तो क्लियरली ब्रेकआउट के संकेत है। और ये स्टॉक हो सकता है आपको जल्दी 1250 1280 तक जाता हुआ नजर आए। यूजुअली विपुल जी ये मेरे रेडार पे नहीं होता है, कभी भी रिकमेंड यूजुअली मैं करता भी नहीं हूँ स्टॉक, पर टेक्निकली साउंड है और 1250 तक मुझे लग रहा है इसमें रैली एक्सटेंड हो सकती है। 1250 1300 वहां पे जाके हो सकता है एक बार स्टॉक अटकता हुआ नजर आए। फ्रेश खरीदारी अगेन विपुल जी 4-5 दिनों से स्टॉक काफी चल चुका है। इवन अगर आप इसका मंथली डेटा भी देखते हैं तो इस वीक इस महीने में 7% चल चुका है, जबकि मार्केट में इतना क्रैकडाउन है, तो स्टॉक में थोड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है।
हल्का फुल्का करेक्शन 1100 1120 के आसपास मिलता है तो ऐड कर सकते हैं। 1250 से 1300 के इमीडिएट टारगेट है। 1250 से 1300 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अब आपने कहा कि इसको आप बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, जिसको ट्रैक करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। वो है एचएल में भी काफ़ी शानदार मूव रहा, आज सुस्ती है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 4473 का लेवल देखने को मिल रहा है। इसमें भी पिछले 4-5 सत्र के अंदर 10% से ज़्यादा का मूव आ चुका है। क्या करना चाहिए सर एचएल के अंदर? बहुत लोगों की पोजीशन 5000 के ऊपर फंसी हुई है। यहाँ पर भी हमने देखा कि जेपी मॉर्गन की तरफ से बुलिश व्यू आया हुआ है, 5100 तक के शायद टारगेट निकल के आ रहे थे। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचएल को लेकर के? तो जी मेरी भी सेम राय है, 5000 से 5500 इसी के बीच में मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने ले रखा है 5000 के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों की बाइंग है, इवन हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के भी लॉन्ग टर्म में होल्डिंग इसी के आसपास की जरूर होगी, क्योंकि वहां पे भी मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी बाइंग हुई थी, और स्टॉक में हमने नीचे भी यही सलाह दी थी कि स्टॉक में एड ऑन करना चाहिए। और यहाँ से रिसेंटली क्योंकि स्टॉक चल चुका है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी ना करें। हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट 4200 तक एक बार आ सकता है, वहां से वापस स्टॉक में अच्छी चाल बन सकती है। तो 5000 से 5500 इसी के बीच में मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक वापस जाना चाहिए। 4200 के आसपास मिलता है, अगर किसी ने ऊपर की पोजीशन पे अटके हैं तो 4200 के आसपास किसी भी वजह से मिलता है, तो वहां पे एवरेजिंग भी करके चल सकते हैं। और मझगांव में क्या करें सर? मझगांव में भी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, और आज भी हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की तेज़ी है, 11-12% की रैली रही है 3-4 सत्रों के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मझगांव में? बिल्कुल, अगर मैजगांव डॉक में अभी खरीदारी की सलाह नहीं है, काफी चल भी चुका है और अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है। 4500 से 4500 से 4600 के बीच में काफी बड़े रेजिस्टेंसेस है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी ने नीचे में बाई किया है तो प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, और वापस नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो ऐड ऑन करें। तो ये एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जोन के आसपास है। 46 के 100 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करता है, देन एक फ्रेश कॉल जरूर लेंगे। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह मैजडॉक में नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने बाई किया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं।